अच्छा डीबीए रह गया था वो, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस से मतलब हमारा जो है कंप्यूटर साइंस में और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम इन रनिंग सिचुएशन। जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और जैसे ही वो रन उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ तो फिर उसको प्रोग्राम बोल देंगे। तो जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव स्टेट में है, ठीक है। और एक्टिव और पैसिव तो बहुत अच्छे से समझते हो सभी लोग टर्म। तो प्रोग्राम क्या है, पैसिव स्टेट है हमारी, और प्रोसेस एक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें कि जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट हैं या जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसे हमने सपोज करो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, स्कैन एफ लेके 2 वैल्यू लेके प्रिंट करा दिया, तो वो लाइन पड़ी हुई है, वो तो पैसिव है, उसका कोई इफेक्ट थोड़ी हो रहा है। इफेक्ट कब होगा, वो ऐड कब होंगी 2 नंबर, जब एग्जीक्यूट होगा। और ऐड कहाँ पर होंगी, आइडिया है, कोई बताएगा? जैसे हम प्रोग्राम को 2 वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो 2 वैल्यू को ऐड करके हमें देगा? कंपाइलर तो केवल क्या है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। इतना तो पढ़ा है तुमने, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा है, ओएस में भी मैंने स्टार्टिंग बताया था, और तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ चुके हो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो फंडामेंटल एफओसी में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का सीपीयू होता है मेन, जो एग्जीक्यूशन के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीपीयू के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। जिसमें मेमोरी यूनिट में क्या है कि रजिस्टर्स मेन होते हैं, और रजिस्टर्स तुम पढ़ चुके हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कौन कौन से टाइप के रजिस्टर पढ़े, याद है किसी को? भूल गए होंगे। शिफ्ट रजिस्टर होता है, जिसको शिफ्टर भी बोलते हैं। तो रजिस्टर भी पढ़ा होगा कि रजिस्टर के अंदर क्या होता है। रजिस्टर किस किस से बना होता है मिलके? फ्लिप फ्लॉप्स एंड लॉजिक गेट्स होता है ना। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि एक मेमोरी यूनिट है जो एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है कि किसके अंदर कैसे क्या स्ट्रक्चर है, क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। बट वी आर कंसर्न विद द, सपोज करो कि हम प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब रनिंग स्टेट की बात करते हैं प्रोग्राम की। तो समेशन ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम है, तो 2 नंबर को हम सम कराना चाहते हैं, तो सम जैसे तुमने बताया कि एएलयू करेगा। तो एएलयू क्या है, मतलब कि इनबिल्ट कैलकुलेटर है कंप्यूटर के लिए। जहां भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो वो एएलयू के अंदर होंगे। अब जैसे ऐड होगा एएलयू के अंदर, तो एक कंपोनेंट होता है एडर, वो भी तुम डीई में पढ़ चुके हो, हाफ एडर, फुल एडर, ओके। सब्ट्रैक्टर भी पढ़ा होगा, केवल कैरी और बोरो का अंतर होता है, सब्ट्रैक्टर पढ़ा होगा आई थिंक। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये एडिशन, समेशन, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लाइकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शिफ्टिंग ऑपरेशन होना है तो शिफ्ट रजिस्टर में होता है। तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर देयर इनसाइड द एएलयू। एएलयू सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू पूरे इस मतलब बॉक्स या सर्किट के अंदर होता है। तो वो बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही तो है। तो जब हमने सपोज करो 2 वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो कुल मिला के बात ये है कि एडर उसको ऐड करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। अब इस मूवमेंट पे सारी डिटेल तो तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, जब नेक्स्ट सेम में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आएगा, कंट्रोल यूनिट का, एएलयू का, और प्रोसेसर्स का, रजिस्टर्स का, इंस्ट्रक्शंस का, सारे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो बीटी का सिलेबस है थोड़ा सा क्या है कि सीरियल चेंज है,
क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी या बीटेक होता है तो पहले क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फिर पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के पहले ही तुम ओएस पढ़ रहे हो, इसलिए बहुत सारी चीजें एक्चुअली यू आर अनअवेयर, जो कि तुम्हें आर्किटेक्चर पहले पढ़ लेना चाहिए। ना समझ में कोशिश करोगे तो आएगा, तुम ये मत मान के चलो कि आधी जानकारी मिलती। जानकारी के लिए मैं बैठा हूँ ना, पूछो यहाँ जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पूछो। अब पूछने के लिए ये नहीं है कि वो इलाहाबाद का स्ट्रक्चर पूछने लगना, कंप्यूटर साइंस का पूछना। तो मैं बता रहा था कि एएलयू के अंदर जो एडर है वो ऐड करेगा। तो एडर तो तब ऐड करेगा ना जब सीपीयू वर्क करेगा और सीपीयू उसको इंस्ट्रक्ट करेगा एएलयू को, और एएलयू के अंदर एडर को इंस्ट्रक्ट करेगा। तो एक तरह से कि एएलयू के अंदर एडर को कमांड मिलनी है ऐड करने की, यही हुआ ना मतलब। तो जैसे अपना इंजन है, कार है या कुछ है, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो लाइट है, फ्रंट लाइट है या कोई भी है, तो लाइट तो तभी वर्क करेगी ना जब उसको इंडिकेशन मिलेगा, या तो हम बटन से या कुछ भी कैसे भी करें। एक सर्किट ही तो है, अपने जैसे घरों में सर्किट होता है लाइट का, तो सब पड़े हुए फैन भी है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने, ठीक है, बल्ब भी है, गीजर भी है। तो जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, कमांड मिलेगी स्विच से या कैसे भी, चाहे वो नेटवर्किंग डिवाइस से मान लो, या टीवी है अपना, रिमोट है, टीवी है, एज इट इज प्रोग्राम चल रहा है, तो टीवी में ढेर सारे चैनल है, लेकिन कोई चैनल चलेगा तो तभी ना जब तुम उसको मतलब कमांड दोगे, सीधी बात है। तो सब कुछ है एएलयू के अंदर, और कंट्रोल यूनिट है, मतलब सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, एवरी पार्ट इज देयर। बट कोई भी पार्ट वर्क तब करेगा जब वो कमांड मिलेगी। तो कमांड ये कहाँ से आएगी कि 2 नंबर को ऐड करना? यूजर कैसे देगा सर? जैसे जो सी प्रोग्राम होगा तो सर मतलब जिस लैंग्वेज है सर तो उसी में देगा। यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा है ना, हमने क्या लिखा है, C इक्वल्स टू A प्लस बी, जहाँ A और B की वैल्यू या तो हम पहले ही हमने टाइप कर ली या फिर यूजर से ले ली स्कैन एफ के थ्रू। तो ये जो वैल्यूज या जो कमांड है वो यूजर तो केवल लिख रहा है अपनी लैंग्वेज में, उसने लिख दिया स्क्रीन पे। अब यूजर के लिखने से थोड़ी सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे फैन है, तो फैन हम कह रहे हैं फैन चलेगा, तो अब लगा दिया तुमने घर पे जाके, कोई कनेक्शन नहीं करे, कोई कमांड बटन नहीं दबाया, तो फैन तो डंप पड़ा हुआ है ना। तो हमने जो प्रोग्राम लिखा 2 नंबर को ऐड करने का, वो तो हमने लिखा कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लिख दिया। अब सीपीयू को उसकी कमांड समझनी है, तो वो कैसे समझेगा? जब कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके देगा। कंपाइलर का काम क्या है कि जो हमने लिखा है वो जब हम कंपाइल करते हैं तो वो तो पूरा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने जब कंपाइल किया तो हमें तो कंपाइलर के लिए कमांड देनी है, कंट्रोल F9, तो वो इन्वोक हो गया, आप कंपाइलर हमारा चलने लगा। कंपाइलर ने इनपुट क्या लिया, हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा, और आउटपुट में क्या दिया कंपाइलर ने, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड या जो लो लेवल कोड है। तो वही लो लेवल कोड मतलब कि उसके लिए इंस्ट्रक्शन बनेंगे लो लेवल, जो कमांड सिग्नल के फॉर्म में जाएंगे। और कंट्रोल यूनिट का काम यह है कि कौन सी डिवाइस को वो भेजना है कमांड। ऐसे तो एएलयू के अंदर सारा सब कुछ है, पता चला तो मैं ऐड कर रहा हूँ, उधर मल्टीप्लाई होने लग गई वैल्यू। तो कंट्रोल यूनिट का काम यह है कि पर्टिकुलर वो यूनिट सेलेक्ट हो, तो वो हमारा पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट करना कंट्रोल यूनिट का काम है, उसको एनर्जाइज करेगा। और जो 2 वैल्यू हमने दी हैं, चाहे कीबोर्ड से या प्रोग्राम के अंदर। युवराज व्हाट्स कोई बात नहीं, रख लो, किसी और के बगल में बैठ कर, मोबाइल सबके ओपन है, और कथा मैं वैसे भी सुना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एनीवे तो समझना तुम्हें, मेरा काम तो ये है कि ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या बता रहा था मैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, कंपाइलर क्या करता है, एएलयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सब डिटेल में हम आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तो ओएस पढ़ रहे हैं। तो अब जब जो प्रोग्राम हमने लिखा लो लेवल कोड में, वो कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट कोड में, तो वो कभी देखा तुमने कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ होता है, देखा कभी?
अभी आइडिया नहीं लिया कहाँ है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सी प्रोग्राम जब करते हो तो वो पाथ इंक्लूड करते हो लाइब्रेरी इनपुट, तो उसमें लिखते हो टीसी बिन, बिन के अंदर देखोगे तो जिस नाम की तुमने डॉट सी या डॉट सीपीपी फाइल बनाई है उसी नाम की वहां डॉट ओबीजे फाइल भी पड़ी होती है, उसी नाम की डॉट ईएक्सी भी पड़ी होती है। तो लोडर लिंकर अपना काम करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल को फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते हैं। और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर एक मॉड्यूल होता है लोडर, वो उसको मेन मेमोरी में रख के फिर मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन एक एक करके जाते हैं रजिस्टर से होके और पर्टिकुलर यूनिट तक जाके और फिर प्रोसेसिंग होके दो वैल्यू को ऐड होके फिर वो रजिस्टर से वापस आके फिर मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। अगर हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी तो जितने भी वेरिएबल हैं, पॉइंटर्स पढ़ा ही है तुमने, तो जितने भी वेरिएबल हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग मेमोरी में एक क्या है एड्रेस जनरेट होता है। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा तो ए और बी की दो की वैल्यू मेमोरी से जाके एडर में ऐड होके फिर वापस उसी रास्ते से आके फिर सी नामक मेमोरी लोकेशन पर वेरिएबल नेम है वो मेमोरी लोकेशन जनरेट होती है। कंपाइलर का काम है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो तुमने यहाँ प्रोवाइड किए वेरिएबल, उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कंपाइलर काम है मेमोरी रिजर्व कर देगा। तो जब तक प्रोग्राम रन करेगा वो सी का एड्रेस वही रहेगा। तुम वैल्यू चाहे 50 हजारों चेंज कर दो, सी में ये वैल्यू दे दो वो दे दो नेक्स्ट टाइम कुछ और दे दो, लेकिन सी का एड्रेस वही रहेगा। वो इस तरह मानोगे जैसे कोई घर बन गया फिक्स है, तो चाहे किराएदार मकान मालिक चाहे चेंज होते जाए, चाहे पीढ़ियां चेंज होती जाए, मकान का जो एड्रेस है वो तो वही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मकान का एड्रेस चेंज होगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो प्रोसेस के बारे में जो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना था, दैट इज द थिंग। तो प्रोसेस हमारा क्या है कि स्टेट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम। और एक चीज और है कि यही क्लास अगर मैं घर पे बैठ के तुम लोगों को पढ़ाता हूँ दैट इज नॉट मच मोर इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ क्या है कि आई एम फेसिंग द स्टूडेंट्स। तो फेसिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट फेसिंग द टीचर। इवन इफ की टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन अपनी जो मेंटलिटी बनी हुई है कि जो फिजिकल क्लास है और उसमें टीचर स्टूडेंट सामने फेस करके पढ़ाएं, दैट इज मोर इफेक्टिव। घर में तो क्या है, तुमने मोबाइल ओपन कर लिया और वीडियो बंद करके अपना सो रहे हो आराम से, पता चल रहा है कि सर को पता चलना चाहिए कि जुड़े हुए हो। और ओके, तो प्रोसेस की मैंने स्टेट बताई थी पिछले लेक्चर में। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ प्रोसेस आर देयर? तो 5 स्टेट होती है। प्रोसेस मतलब कि जो प्रोग्राम है तुम्हारा मेमोरी में पड़ा हुआ है वो हार्ड डिस्क पे होगा पहले। तो जो टीसी बिन फोल्डर है सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो तो हार्ड डिस्क पे ही तो है सेव तुम्हारा टीसी की। तो जब वो हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूटेड फाइल जब मेन मेमोरी में आएगी तब उस स्टेट को हम बोलेंगे, जैसे ही हमारा प्रोग्राम मेमोरी में आया उसको हम बोलेंगे क्या, न्यू स्टेट में। और उस न्यू स्टेट के बाद अब मेमोरी एलोकेट हो गई इस प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम को चलने के लिए सारे रिसोर्सेस और सीपीयू दोनों मिलना चाहिए। तो अगर सारे रिसोर्सेस हैं प्रोग्राम के पास और केवल सीपीयू नहीं है तो क्या होगा? अगर सारे रिसोर्सेस हैं और सीपीयू नहीं है तो प्रोग्राम की जो स्टेट होगी या प्रोसेस की स्टेट होगी वो होगी रेडी स्टेट, ठीक है। और अगर सारे रिसोर्सेस हैं और सीपीयू भी है तो प्रोग्राम रन कर रहा होगा। मेमोरी में प्रोग्राम है लेकिन रन कर रहा है या नहीं कर रहा है इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना कि सीपीयू उस मोमेंट पर कौन से प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है। और मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं कि जो प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं केवल वही होता है। इस समय जैसे जूम पे मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो जूम की भी वहां जूम भी चल रहा है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ना हो तो तुम कुछ चला ही नहीं सकते हो। मेन मेमोरी यानी रैम is required for every activity which is currently happening on the computer. अगर एंटीवायरस तुमने इंस्टॉल कर रखा है मे बी कि दैट इज रनिंग ऑल द टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी फाइल रन कर रही हैं। अब इसको अगर हमें देखना हो कि कौन कौन से प्रोग्राम रन कर रहे हैं इस टाइम सिस्टम पर तो देख पाओगे? देखा किसी ने? देखा है कैसे? देखो टास्क मैनेजर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से देखो, मैं बता रहा हूँ ये दिख रहा है।
अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे लगता है स्लाइड ही दिख रही हो तो अच्छा हाँ ये स्क्रीन को शेयर करें, ठीक है ना, तो तभी दिखेगा। ओके ठीक है, स्क्रीन को शेयर किया। दिखा नहीं, मुझे लगता है स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो गई। आई स्क्रीन नहीं आ गई, ये लॉक स्विच यूजर ये लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा, स्लाइड ही दिख रही है। स्लाइड ही दिख रही है। टास्क मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा इसको स्लाइड को हटा देता हूँ पहले, ठीक है, स्टॉप शेयर करता हूँ, ठीक है, ये स्लाइड्स को मैंने हटा दिया। अब क्या है, टास्क मैनेजर नहीं खुल रहा है तुम्हारे में, ऐसा है ना कि इस पे नहीं हो रहा है तो फिर मैं अपने लैपटॉप से करूंगा, वहां दिखाऊंगा कि किस मूवमेंट पे रुको कर रहा हूँ। देख गया स्क्रीन आ रही है, अब स्क्रीन आ रही है तो इसमें टास्क मैनेजर में तुम्हारा नहीं वो दबाया तो है, लेकिन टास्क मैनेजर में कोई विंडो आती है ना, हाँ ये आ गई, देखो ये विंडो दिख रही है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली एक है विंडो दिख रही है ना जिसपे ये सीपीयू मेमोरी डिस्क नेटवर्क, रिकॉर्डिंग चलो छोड़ दो कोई, ठीक है। तो अब देखो मैं जो पहला ऑप्शन है ना इसमें प्रोसेसेस, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये तुम्हारा इस पे ऑप्शन पे नहीं आ रहा है, ये विंडो 10 है क्या, 11 है, तभी इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। 10 और 7 भी, ये प्रोसेसेस पे क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ ये देखो प्रोसेसेस के नाम नहीं आए, लेकिन इस पे नहीं, हाँ देखो अब मैंने प्रोसेसेस पे क्लिक किया, प्रोसेसेस पे तो इस पे देखो लेफ्ट में देखो जो लिस्ट 1 की आ रही ना, ये वो प्रोसेसेस या प्रोग्राम है जो इस टाइम चल रहे हैं तुम्हारे कंप्यूटर पर। तो ऊपर तो आता है ऐप लिख के आ रहा है, 4 एप्लीकेशन चल रहे हैं, जूम मीटिंग और जूम मीटिंग 5, मतलब जूम के सपोर्टिव प्रोग्राम्स जैसे शेयरिंग है या कुछ और है। फिर टास्क मैनेजर मैंने प्रोग्राम चला रखा है तो वो भी दिख रहा है, फिर पावर पॉइंट भी, मेरी स्लाइड भी चल रही है। उसके बाद नीचे लिख के आ रहा है बैकग्राउंड प्रोसेसेस 94, मतलब क्या है कि 94 प्रोग्राम चल रहे हैं सामने मेरी। अब तुम अगर अपना प्रोग्राम रन कराओगे तो 95 एक और हो जाएगा। अब इसको तो एक बार छोड़ दो, अब यहाँ देखो कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है, देखो स्टेटस में बदल रहा है, तुम्हारे सिस्टम पे अलग आ रहा है उस पे, अच्छा वो तो मैं उस पे जो तुम देख रहे हो वो इसी सिस्टम का तो है। अभी 36% है, फिर 39 है, फिर 41 हो गया। फिर मेमोरी को देखो 63% दिखा रहा है, जो टोटल मेमोरी है रैम वो 63% तुम्हारी यूटिलाइज हो रही है इस समय, और डिस्क 0%, हार्ड डिस्क पे कुछ यूज कर ही नहीं रहे हो। अगर मैं ये स्लाइड जो है हार्ड डिस्क से यूज कर रहा होता, सेव होती तो यहाँ दिखाता, पेन ड्राइव से यूज कर रहा हूँ तो 0 दिखा रहा है। नेटवर्क 1%, मतलब जो नेटवर्क हम वाईफाई यूज करे हुए हैं
उसका परसेंटेज दिखा रहा है। फिर जीपीयू दिखा रहा है, जीपीयू दिख रहा है तुम्हें, वो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू एक तरह से मान लो कि एएलयू का ही पार्ट होता है। तो ये कितने परसेंट है। अब सीपीयू देखो चेंज हो रहा है, और तुम अलग अलग एप्लीकेशन में देखो सीपीयू का कितना परसेंट यूज हो रहा है। जूम में सबसे ज्यादा सीपीयू लग रहा है तुम्हारा। सीपीयू लग रहा है मतलब सीपीयू का जो एफर्ट है, जो एनर्जी है या सीपीयू का टाइम है, वो जूम के लिए 13-14% के करीब आ रहा है। और जूम शेयरिंग होस्ट 2% समथिंग दिखा रहा है। फिर तुम्हारा विंडो ऑडियो डिवाइस, जो क्योंकि ऑडियो करंटली यूज हो रही है, मैं यूज कर रहा हूँ उसको, तो ये तुम्हारा प्रोसेसेस के रिगार्डिंग है। मतलब तुम्हें ये पता चल रहा है कि अगर नीचे तक देखो तो अब इसमें एंटीवायरस अगर डला होगा तो भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, और ऑडियो ड्राइवर डला है वो भी देखो चल रहा है, रियल टेक एचडी ऑडियो। तो बहुत सारी क्या सिस्टम प्रोसेसेस है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट। देखो मैकैफे की कई फाइल चल रही है, यहाँ मैकैफे डला हुआ है ना, तो ये मैकैफे की सारी फाइल देते हैं। फिर ग्राफिक्स, इस तरह से ये 94 प्रोसेसेस हैं इस समय। और विंडो डेस्कटॉप मैनेजर चल रहा है नीचे, ये 6-7% के आसपास, अब 7 हो गया, 7.5 हो गया। तो ये सारे क्या है प्रोग्राम इस समय चल रहे हैं कहाँ, मेमोरी में। और सीपीयू सभी के बीच इधर से उधर स्विच कर रहा है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आया कुछ। तो एक तरह से ये जो लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड प्रोसेसेस, बैकग्राउंड का मतलब कि ओएस के पार्ट या जो हमें मतलब दिख नहीं रहे हैं बट ये चल रहे हैं मेमोरी में। एंटीवायरस भी चल रहा है, ऑडियो ड्राइवर के करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। मतलब ऑडियो ड्राइवर है या कुछ भी है तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है। अगर वो रन कर रहा है तभी तो हम यहाँ बोल पा रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो पा रहा है और तुम लोगों को सुनाई दे रहा है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो करंटली मेमोरी में हो रहा है, सीधी बात ये है। अभी तुम कुछ और इसमें एक MS वर्ड की फाइल खोल दो तो और बढ़ जाएगा प्रोसेस, कुछ और प्रोग्राम कॉपी के लिए लगा दो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं मेमोरी में, और सीपीयू को सभी को रन करना है। सभी को रन करने का मतलब सीपीयू क्या कर रहा होगा, स्विच कर रहा होगा इधर से उधर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी ये तुम समझ सकते हो कि सीपीयू और मेमोरी का यूटिलाइजेशन दिखा रहा है कितने % यूज हो रहा है, और सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा है हमारा जूम मीटिंग। ठीक है ना, और टास्क मैनेजर कम ले रहा है। इसके बाद ये विंडो ऑडियो डिवाइस ग्राफ ये ले रहा है 11-12% के आसपास। बाकी डिस्क तो जूम मीटिंग तुम्हारे डिस्क में फाइल पड़ी है ना हार्ड डिस्क पे थोड़ी सी, वो यहाँ दिखा रहा है 0.2 MB। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से वही स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, तो अब स्लाइड्स को हम शेयर करते हैं। तो आज क्या है कि अब इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो प्रोसेस है उसका जो पूरा डेटाबेस है, मतलब प्रोसेस अपने आप में क्या क्या चीजें होल्ड करता है, तो उसको हम पढ़ेंगे, वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो इसको पहली स्लाइड में ओपन करता हूँ। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो जो प्रोसेस मॉडल है, तो एक तरह से प्रोसेस के लिए पूरा डेटाबेस, पूरा इंफॉर्मेशन देके ओएस मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस टेबल, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो या तो वो उसको ऐसे मान लो कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर है या कोई और डेटा स्ट्रक्चर है जैसे लिंक लिस्ट वगैरह, जिसमें प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और जितने प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे अभी अपने प्रोग्राम में 94 + 4 98 प्रोग्राम चल रहे हैं इस समय, तो 98 प्रोग्राम के करेस्पॉन्डिंग, हर एक प्रोग्राम के करेस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है मेमोरी में। तो हर एक प्रोसेस का अपना अलग अलग इंफॉर्मेशन है, डेस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन,
और जो ये इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर्ड है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आ रही होगी ना उसमें? ठीक। तो अब ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ये क्या करता है कि हर एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन, प्रोसेस का मतलब ही हमारा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन स्टेट्स को मतलब ट्रैक करता है। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है इसमें एक्चुअली क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कंप्लीट एक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है किसी भी प्रोसेस का। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो इनको पॉइंट्स को पढ़ लो, बाकी तो मैंने समझा दिया है इसको। प्रोसेस के लिए जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो सब इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है। और प्रोसेस हमारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच होता रहता है। तो जो पीसीबी है वो डिपेंड करता है किस पे, हार्डवेयर पर। तो हार्डवेयर में क्या है, हमारा यहाँ रजिस्टर है और कंप्लीट सीपीयू मशीन है। तो ये तो जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो जो हमारा प्रोसेस है वो ये सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, मतलब पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पहला क्या है, प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मींस कि जो 5 स्टेट हैं प्रोसेस की, न्यू, ब्लॉक, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। ब्लॉक को दूसरा नाम भी हम देते हैं वेटिंग। ये 5 स्टेट। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, पॉइंटर टू इट्स स्टैक। तीसरा है प्रोसेस आईडी। अभी जो मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें शायद प्रोसेस आईडी नहीं देखी तुमने। प्रोसेस आईडी का मतलब जैसे जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको एक आईडी मिलती है। जैसे जितने स्टूडेंट हैं कॉलेज में हर एक की अपनी आईडी होती है, ऐसे यहाँ प्रोसेस की आईडी होती है। ठीक है। और चौथा है सीपीयू रजिस्टर कंटेंट्स। तो रजिस्टर क्या है, बहुत सारे होते हैं क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे कि कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो स्पेशल पर्पज होते हैं, कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर का काम जो है जनरल पर्पज का वो ये होता है कि जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है तो प्रोग्राम के लिए जो वैल्यूज हैं वो हमेशा रजिस्टर में टेम्परेरीली होल्ड होती है। प्रोग्राम के लिए जो भी वैल्यूज हैं, जो भी सीपीयू के अंदर यूज होनी है वो रजिस्टर के थ्रू यूज होगी। मेमोरी से क्या है वो रजिस्टर में आएंगी वैल्यू, और रजिस्टर से सीपीयू में जाएंगी। फिर सीपीयू से जो वैल्यू का मैनिपुलेशन होगा, मॉडिफाई होके आई, मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके, वो फिर वापस रजिस्टर में आएंगी, रजिस्टर से मेमोरी में जाएंगी वैल्यू। तो सीपीयू रजिस्टर कंटेंट्स। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर होता है जो स्टैक के टॉप का एड्रेस होल्ड करता है। स्टैक टॉप, जब भी मेमोरी में स्टैक क्रिएट होगा जैसे फंक्शन कॉल, रिकर्सन वगैरह में, तो जब भी स्टैक क्रिएट होगा तो स्टैक टॉप का एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, टॉप का मतलब नहीं सॉरी, स्टैक टॉप का एड्रेस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में रहेगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या होल्ड करता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ये सारी चीजें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल में हमें पढ़नी है। ठीक है। फिर 7th है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम। 8वां है रिसोर्स एलोकेटेड, कि उस प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं रनिंग के लिए। तो उस प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्स मतलब एलोकेटेड है उस टाइम और कौन कौन से नीडेड है। दो अलग अलग चीजें कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको कौन कौन से प्रोवाइड किए गए हैं और कौन कौन से उसको और चाहिए।
फिर है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। तो सीपीयू शेड्यूलिंग हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन है, एंड सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच कराता रहता है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, जैसे अभी हमने देखा कि मेमोरी में कितने सारे प्रोसेस हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि सीपीयू हमारा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होता रहता है माइक्रो मिली सेकेंड के ऑर्डर के लिए। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सीपीयू के पास तो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन हर एक प्रोसेस क्या करता है कि अपना खुद का सेट ऑफ रजिस्टर्स रखता है। तो जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होता है, तो पुराने प्रोसेस में जब वापस आएगा, जैसे प्रोसेस नंबर आई से सीपीयू स्विच हो रहा है प्रोसेस नंबर जे पर, तो स्विच होने का मतलब उस प्रोसेस आई को वो अधूरा छोड़ के ई तो जे को जा रहा है। फिर जब आईएथ प्रोसेस पे वो दोबारा लौटेगा, उसको रिज्यूम करेगा, तो उसकी जो करंट स्टेटस था कि कहाँ पे छोड़ा था, क्या क्या सिचुएशन थी, कितना ये एग्जीक्यूट हो चुका था, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर होना चाहिए। तो वो पीसी में स्टोर करके रखता है। और ये पॉइंट्स पढ़ लो, वैसे मैंने समझा दिए हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें जो लिखा है कि स्विचिंग सीपीयू टू अनदर प्रोसेस बाय सेविंग द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट ऑफ द अनदर न्यू प्रोसेस। कौन है? फर्स्ट ईयर। तो कंट्रोल क्या है? प्रोसेस को इसमें जो कर्नेल टर्म आ रहा है, कर्नेल मैंने बताया था कि इट इज द पार्ट ऑफ द ओएस व्हिच एक्चुअली मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेस। जो रिसोर्स मैनेजमेंट मेन टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज डन बाय द कर्नेल। तो जब हमारा सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे पे स्विच हुआ और वापस लौट के आया, तो फिर उसी स्टेट को रिकवर कर लेगा जिस स्टेट पे उसको छोड़ के गया था। अब ये एक डायग्राम है जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को शो कर रहा है। सपोज करो कि प्रोसेस नंबर P0 रन कर रहा है, यहाँ एरो में दिख रहा है एग्जीक्यूटिंग। तो इसको प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट होना है, ये ऊपर से लेके नीचे तक का जो एरो है, तो एग्जीक्यूटिंग लिख के आ रहा है, तो यहाँ से एरो गया इधर। अब ये प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया इसने इस स्टेट पे, और ये P1 का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो गया यहाँ पर इस जगह जो मिडिल एरो दिख रहा है। इतने ड्यूरेशन के लिए P1 एग्जीक्यूट हुआ, और P1 का एग्जीक्यूशन के बाद फिर ये P0 पर आ गया, तो फिर ये जो नीचे वाला एरो दिख रहा है वो P0 को फिर से हैंडल करने लगा। और इस बीच क्या है कि ये जो इसकी स्टेट थी प्रोसेस P0 की, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इसने सेव कर दी। ठीक है, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB1 प्रोसेस 1 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से करंट स्टोर्ड स्टेट इसने हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये स्विचिंग का जो डायग्राम है, आई थिंक समझ रहे होगे इसको, कि P0 यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर बीच में ये PCB इंटरचेंज हुए, तो P1 एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, फिर P0 पर फिर वापस आ गया। तो यहाँ दो ही प्रोसेस दिखाए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मेमोरी में एट ए टाइम। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारी किस सिचुएशन में अकर होती है, ये लिखा हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर करने की जो सिचुएशन है, वो या तो हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इनिशिएट हो रहा होगा या कंप्लीट हो रहा होगा, दूसरा है इंटरप्ट, तीसरा है प्रोसेस टर्मिनेट्स, मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। इंटरप्ट के बारे में हम अभी और बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इंटरप्ट मतलब बाधा,
जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई इंटरप्शन आ गया तो ये दूसरे प्रोग्राम पे स्विच कर जाएगा। तो टाइम इज अबाउट टू डाई, लगभग 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ लो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जो है ये। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो बच्चों में शोरगुल भी हो रहा है, ठीक है। ठीक है, लेक्चर अपना खत्म हो गया, तो इसको पढ़ लो। टाइम भी खत्म हो रहा है, लेक्चर भी खत्म हो रहा है। ओएस का लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें शेड्यूलिंग से स्टार्ट। अच्छा, ये जो ज्वाइन नहीं, मतलब घर से जुड़े हुए वो उनकी आवाज आ रही है। लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं सोच रहा हूँ खत्म ही हो जाए, क्यों एंड करेंगे।